देखिए, चलिए प्रीवियस क्लास में हमने लेवलिंग स्टार्ट किया था। लेवलिंग के बेसिक टर्म्स हमने देख लिए थे और जो भी उसमें डंपी लेवल उसके डिफरेंट जो पार्ट्स हैं ये सब यहाँ तक कवर हो गया था। ठीक है, आपको मैंने एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ कॉलिमेशन किसको बोलते हैं, हाइट। ओके ओके, अभी ठीक है वैभव। चलिए, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ कॉलिमेशन, ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स है। बहुत बार कंफ्यूजन होता है किसको क्या बोलते हैं। मैंने आपको डिटेल में कब किसको क्या बोलते हैं विद डायग्राम एक्सप्लेन किया हुआ है। होप सबको समझ में आया होगा और अब आगे से कंफ्यूज नहीं हो गया आप लोग। क्लियर, यहाँ तक हो गया था। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग टेलीस्कोप के बारे में जान लेते हैं। जो टेलीस्कोप में जो हम लोग लेंस यूज करते हैं ना, वो कैसी लेंस होती है, उसको क्या बोलते हैं बोल के। क्लियर, उसके बाद फिर हम लोग हमारा बैक साइड, फोर साइड, इंटरमीडिएट साइड, राइज एंड फॉल मेथड, ये सब इसके बाद देखते हैं। मैं थोड़ा सा आपको टेलीस्कोप के बारे में बता दूं। देखो, जो टेलीस्कोप है ना यहाँ पे, कुछ इस टाइप का है ये। यहाँ पे ये इसका आई पीस ऐसे करके, ऐसे कुछ ऐसा, ये ऐसा कुछ। ठीक, चलिए, ये हमारे यहाँ पे डायफ्राम होता है। यहीं पे क्रॉस हेयर्स होती है। अगर कभी पूछता है आपसे कि जो हमारा क्रॉस हेयर होता है वो किसके पास होता है, आई पीस के या फिर ऑब्जेक्टिव के। इस साइड ये पे इधर आपका आई पीस है, ये आपका आई पीस है इस तरफ, और ये आपका ऑब्जेक्टिव है। ठीक, ये आपका डायफ्राम है। ठीक है, यहीं पे आपका क्रॉस हेयर होता है। डायफ्राम में आपका क्रॉस हेयर लगा होता है। क्लियर, चलिए, तो जो आपकी ये आई पीस होती है ना, ये अगर जो आई पीस होती है, ये बनता है आपका प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस से। जो यहाँ पे लेंस लगा होता है आपके आई पीस में, इसका नाम है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, और जो आपका ऑब्जेक्टिव है दो ग्लास से मिलके बना होता है। इस तरफ आपकी होती है क्राउन ग्लास, क्राउन ग्लास, और पीछे होता है आपका फ्लिंट ग्लास। दोनों के कॉम्बिनेशन से आपका ऑब्जेक्टिव बना होता है, क्राउन और फ्लिंट। ठीक है, जो फ्लिंट ग्लास है इसमें लगा होता है कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। इसमें लगा होता है आपका कॉनकेवो कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, और जो आपकी क्राउन ग्लास है इसमें होता है डबल कॉन्वेक्स लेंस, डबल कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, आई पीस में ये सिर्फ सिंपल एक ग्लास का प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस यूज हुआ रहता है आपके आई पीस में। जो आपका ऑब्जेक्टिव होता है ये क्राउन और फ्लिंट दो ग्लास के कॉम्बिनेशन से बना होता है। जो क्राउन ग्लास है उसमें डबल कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है, और जो फ्लिंट ग्लास है उसमें कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है। जब भी हम ऐसे दो ग्लास को कंबाइन करते हैं तो ऐसे लेंस को हम एक्रोमेटिक लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्रोमेटिक लेंस। मैं यहाँ लिख देती हूँ, एक्रोमेटिक लेंस। एक्रोमेटिक, एक्रोमेटिक लेंस ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, फ्लिंट ग्लास प्लस क्राउन ग्लास मिलके बनते हैं आपके एक्रोमेटिक लेंस। क्लियर है। और देखो, ये जो आई पीस होता है जनरली इसको बोलते हैं रामजेन आई पीस। इसका नाम है रामजेन आई पीस।
जो पूरी आपकी टेलीस्कोप है, जो आई पीस है, वो बना होता है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस से। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रामजेन आई पीस। ठीक है। द जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो कॉम्बिनेशन है किसका, क्राउन प्लस फ्लिंट। इसको हम बोलते हैं, वो नाम है ऐसे आदित्य, ऐसे कुछ उसका मतलब नहीं है। जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस जो आपके आई पीस में यूज होता है उसको हम रामजेन आई पीस बोलते हैं। ठीक है। एक हैगन्स करके भी होता है कि वो जनरली यूज नहीं होता, हम रामजेन आई पीस को यूज, इसमें कुछ फोकल लेंथ से कुछ खेल रहता है। ठीक है, उतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, बस पता हो जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हम जनरली अपन आई पीस में यूज करते हैं उसको हम रामजेन आई पीस बोलते हैं। ठीक है। और जो आपकी ऑब्जेक्टिव है ये दो ग्लास से मिलके मतलब कि दो उसमें ग्लास है, एक फ्लिंट और एक क्राउन। क्राउन में डबल कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है और फ्लिंट में कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है। जब भी हम ऐसे दो ग्लास को कंबाइन करते हैं तो ऐसे लेंस को हम लोग एक्रोमेटिक लेंस बोलते हैं। क्लियर है? तो एक्रोमेटिक लेंस इज कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लिंट ग्लास प्लस क्राउन ग्लास। तो जो कि ऑब्जेक्टिव होती है वो क्राउन प्लस फ्लिंट से मिलके बनी होती है। ठीक है। चलिए, तो ये थोड़ा सा हमारा टेलीस्कोप किससे बना होता है, ये वो हो गया। चलो, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ये हो जाएगा आपका मेजरमेंट इन लेवलिंग वर्क। जो हम मेजरमेंट लेते हैं, मेजरमेंट इन लेवलिंग वर्क, लेवलिंग वर्क। ठीक है। चलिए, इसमें दो तीन टर्म यूज होंगे। सबसे पहले हम यूज करते हैं बैक साइड। इसमें सबसे पहला यूज करते हैं ये आपका बैक साइड रीडिंग बोलते हैं इसको, बैक साइड, बैक साइड रीडिंग। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में बीएस भी लिखा होता है, बीएस का फुल फॉर्म बैक साइड होता है। क्लियर? अब ये बैक साइड क्या होता है, तो लिख लेती हूँ तो एक्सप्लेन करती हूँ। तो जो फर्स्ट रीडिंग होती है, फर्स्ट रीडिंग, फर्स्ट रीडिंग, फर्स्ट रीडिंग टेकन बाय इंस्ट्रूमेंट, फर्स्ट रीडिंग टेकन बाय इंस्ट्रूमेंट, जो आप पहली रीडिंग लेते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट से, टेकन बाय इंस्ट्रूमेंट आफ्टर सेटिंग आउट। जैसे ही आप अपने इंस्ट्रूमेंट को सेट करते हैं, आफ्टर सेटिंग आउट, इसको हम बोलते हैं बैक साइड रीडिंग। बैक साइड रीडिंग को प्लस साइड ही बोला, क्यों बोलता है आगे बताऊंगी मैं। ठीक है। बैक साइड रीडिंग, इसको शॉर्ट फॉर्म में बीएस, बीएस अगर कहीं लिखा है इसका मतलब बैक साइड है। तो बैक साइड क्या होता है आपका, जो पहला रीडिंग होता है जब आप अपने इंस्ट्रूमेंट को सेट कर लेते हो प्रॉपरली। अब सेटिंग करने का प्रोसीजर होता है, सबसे पहले आप सेंटरिंग करते हैं, फिर आप लेवलिंग करते हैं, उसके बाद आप फोकसिंग करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, अपना रीडिंग लेना चालू करते हैं। तो सबसे पहले मान लो कोई ग्राउंड है आपका, ग्राउंड है, ये कोई ग्राउंड है मान लीजिए। ठीक है, आपके पास ट्राइपॉड है, डंपी लेवल है और आपके पास स्टाफ है। आप चले गए हो सर्वे करने के लिए फील्ड में, ये ग्राउंड है। ठीक है, सबसे पहले आप अपने ट्राइपॉड को यहाँ पे स्टैंड कर लेते हैं। अपने आई से, अपने आई जजमेंट से हम लोग इसको प्रॉपर एक लेवल में लाके अपने ट्राइपॉड को रखे, इसके ऊपर हमने अपना डंपी लेवल को सेट कर लिया। तो जरूरी नहीं है आपका जो डंपी लेवल होगा वो पूरी तरीके से क्या हो जाए, लेवल में हो। ठीक है, तो अपने सबसे पहले प्लम बॉक्स की हेल्प से हम सेंटरिंग कर लेते हैं, अपने इंस्ट्रूमेंट का सेंटर पॉइंट निकाल लेते हैं। इसके बाद हम इसके जब डंपी लेवल के ऊपर सेट कर दिया हमने, अब क्या करते हैं, इसमें ना 3 स्क्रू होता है। अब किसी किसी में 3 फुट स्क्रू होता है, किसी किसी में 4 फुट स्क्रू होता है। ये आपने देखा होगा ना, ये दिख रहा है, ये जो स्क्रू है ब्लैक कलर का, ये देखो, ये आपका डंपी लेवल है। इसमें ये देखो स्क्रू है, ये एक स्क्रू, ये दूसरा स्क्रू, इसके पीछे एक स्क्रू और होगा। किसी किसी इंस्ट्रूमेंट में 4 स्क्रू भी होता है। क्लियर?
तो इसमें आपका 3 स्क्रू है, 1 2 और एक पीछे तरफ होगा जो दिख नहीं रहा है हमको, ठीक है। तो इसको इसको क्या करते हैं हम लोग, एक बार ऐसे पैरेलल रख के घुमाते हैं, या तो अंदर या तो बाहर की तरफ, और दूसरा उस तरफ होगा जिसको हम अकेला अंदर या बाहर घुमाते हैं। यहाँ पे एक बबल ट्यूब लगा होता है इसके पीछे में, बबल जबकि सेंटर में आ गई तब समझ लो कि आपका इंस्ट्रूमेंट लेवल में आ गया। जब तक ऐसा नहीं हुआ तब तक आपको इसको इंस्ट्रूमेंट को रोटेट करके देखते रहना है कि कब आपका बबल सेंटर में आ रहा है। बबल जब सेंटर में आ गया इसको रोटेट करने में, तो वहां पे आप रुक जाएंगे। क्लियर? ऐसे करके आप अपने इंस्ट्रूमेंट को लेवल में लेके आते हैं। एक बार आपकी लेवलिंग हो गई, उसके बाद अपने आप इमेज को क्लियर करने के लिए जो फोकस स्क्रू है इसको आप रोटेट करते हैं और फोकसिंग करके अपने इमेज को क्लियर कर लेते हैं। तो ये आपको प्रोसीजर हर बार करना पड़ेगा जब जब आप अपने इंस्ट्रूमेंट को सेट करते हैं। एक बार जब आपका इंस्ट्रूमेंट सेट हो जाता है, ठीक है, आपने अपना इंस्ट्रूमेंट सेट कर लिया। अब मान लीजिए आप कोई एक बेंच मार्क माने होते हैं, इस बेंच मार्क का आपको आरएल पहले से पता होता है, ठीक है। ये आपका कोई बेंच मार्क है, इसके ऊपर आपने स्टाफ को रखते हैं, आप अपने स्टाफ को रखते हैं, और जो पहली रीडिंग आप अपने इंस्ट्रूमेंट से लेते हैं इसको आप बोलते हैं बैक साइड रीडिंग। तो यहाँ पर इस डायग्राम में दिख रहा होगा आपको, ये इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे सेट है, ठीक है। और आपने, ये आपको कोई बेंच मार्क है, ये कोई बेंच मार्क है, नॉन बेंच मार्क है, इसका आपको आरएल पता होगा। इसका आरएल, जहां का आपको आरएल नोन होता है, इस पॉइंट को आप बेंचमार्क बोलते हैं। हमने देखा था बेंचमार्क क्या होता है। तो यहाँ का मान जो भी आरएल होगा आपको वो नोन रहेगा। तो इस बेंचमार्क के ऊपर आप क्या करते हो, स्टाफ को रखते हो, और यहाँ पे जो पहली रीडिंग लेते हो, इस पहली रीडिंग को आप बोलते हो बैक साइड रीडिंग। क्लियर है? आप अपने इंस्ट्रूमेंट जो आखिरी रीडिंग लेते हो, ठीक है, आप अपने इंस्ट्रूमेंट की, आपके भी इंस्ट्रूमेंट की कैपेसिटी है देखने की, बहुत ज्यादा ज्यादा डिस्टेंस भी आप देख नहीं सकते हैं, तो आपका देख भी पाओगे ना, तो आपका जो रीडिंग है वो बहुत क्या रहेगा, उसमें एरर रहेगा, ठीक है। तो हम एक फिक्स डिस्टेंस तक ही काम कर सकते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट से। अब उसका हमको मान लीजिए कि करते करते मान लो कहीं करते करते कोई डेप्थ आ गया, आपको दिख नहीं रहा है पॉइंट, तो आपको अपना इंस्ट्रूमेंट चेंज करना ही पड़ेगा। तो वहां पे हम चेंज पॉइंट या टर्निंग पॉइंट भी लेते हैं अपने उसमें, ठीक है। तो जैसे मैंने अपने लेवल सेट किया, जो पहला आपने रीडिंग लिया इसको आप बैक साइड बोलते हैं। क्लियर? जो अपने इंस्ट्रूमेंट जो आप एक लास्ट साइड लेते हो उसको आप बोलते हो फोर साइड, और उसके बिटवीन में आपके बैक साइड और फोर साइड के बिटवीन में जितने भी आप रीडिंग लोगे उन सब को आप बोलते हो इंटरमीडिएट साइड। क्लियर है? अगर मैं बैक साइड बोलूं तो बैक साइड क्या है आपका, फर्स्ट रीडिंग टेकन बाय इंस्ट्रूमेंट आफ्टर सेटिंग आउट। जैसे ही आपने सेटिंग करी अपने इंस्ट्रूमेंट की, जो पहली रीडिंग, जो फर्स्ट रीडिंग आपने लिया उसको आप बैक साइड बोलते हैं। क्लियर है यहां तक? चलो, तो बैक साइड तो हो गया। अब फोर साइड क्या हो जाएगा, तो लास्ट रीडिंग टेकन बाय द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, इज नोन एज फोर साइड रीडिंग, तो आपकी वो फोर साइड कहला जाएगी। दूसरे पेज में लिख देती हूँ। चलिए, तो बैक साइड तो हो गया, फोर साइड को भी लिख देती हूँ मैं यहाँ पे एक इसमें, सेकंड सेकंड क्या हो जाएगा, फोर साइड, फोर साइड। इसको एफ एस भी बोलते हैं, कहीं पर अगर आपको एफ एस मिलता है इसका मतलब वो फोर साइड है। ठीक, चलिए, तो क्या हो जाएगा, लास्ट रीडिंग, जो आप अपने इंस्ट्रूमेंट से लास्ट रीडिंग लेते हैं, लास्ट रीडिंग टेकन बाय इंस्ट्रूमेंट, टेकन बाय इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट पोजीशन, ठीक है, इसको हम माइनस साइड भी बोलते हैं। ठीक है, माइनस साइड अब क्यों बोलते हैं वो आगे को पता चल जाएगा। एक और टर्म हमने यूज किया, इंटरमीडिएट साइड, इंटरमीडिएट साइड। किसी को समझ में नहीं आएगा तो पूछ सकते हैं ना, मैं वापस एक्सप्लेन कर दूंगी, तो कुछ पता होगा आप लोगों को, लेकिन हाँ, हम डंपी लेवल की बात करें, जो हम इंस्ट्रूमेंट बोल रहे हैं ना, तो उसमें डंपी लेवल और स्टाफ यही है आपका, और ठीक है। और यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट का पोजीशन मतलब जहां पे डंपी लेवल रखा है उस जगह को आप बोल रहे हो इंस्ट्रूमेंट का पोजीशन या स्टेशन। अच्छा, भाई ने तो बैक एंड फोर क्यों रखा, फर्स्ट और लास्ट क्यों नहीं रखा?
हाँ, अब जो जिसने स्टार्टिंग में ये सब किया होगा उसने अब क्या सोच के रख दिया, ठीक है। चलो, ठीक है, ठीक है। तो इंटरमिड साइड क्या हो जाएगा आपका, मतलब बैक साइड और फोर साइड को छोड़ के उसके बिटवीन आपने जितने भी रीडिंग ली, ठीक है, वो सारे को हम इंटरमीडिएट साइड बोलते हैं। ऑल अदर रीडिंग, ऑल अदर रीडिंग, ऑल अदर रीडिंग अदर देन फोर साइड एंड बैक साइड, अदर देन फोर, मैं अगर एफ एस लिखी तो फोर साइड है ना, फोर साइड एंड बैक साइड, मतलब फोर साइड और बैक साइड के बिटवीन भी बोल सकते हैं आप, और फोर साइड और बैक साइड के बीच में, उनको छोड़ के बाकी जो भी आप रीडिंग ले रहे हैं बीच में, वो सारे आपके इंटरमीडिएट साइड कहलाते हैं। क्लियर है? चलिए, तो इतने पॉइंट समझ में आ गया आपको, आईएस किसको बोलते हैं, एफएस क्या होता है, और आपका बीएस क्या होता है, बैक साइड क्या होता है, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप एक ही बार अपना इंस्ट्रूमेंट को रखें और पूरा जितना सर्वे करना है एक ही जगह से कर लिए, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। बहुत हमको अप्स एंड डाउन्स आते हैं, कहीं पे एलिवेशन आता है। हाँ, अभी विकास दूंगी मैं एग्जांपल। डंपी लेवल मींस, देखो लेवलिंग करने के लिए ना, हाँ, बिटवीन फोर्स एंड बैक साइड जो भी रहेगी उसको आप इंटरमीडिएट साइड बोल लेंगे, ठीक है अंकित। देखिए अक्षय, डंपी लेवल लेवलिंग करने के लिए आपको, जैसे कि चेन सर्वे में चेन चेन चाहिए, आपको एरो चाहिए, टेप चाहिए, पैक्स चाहिए, वैसे ही लेवलिंग करने के लिए आपको दो चीज चाहिए, एक चाहिए डंपी लेवल और दूसरा चाहिए आपको स्टाफ। स्टाफ मतलब कि जिसमें स्केल बना होता है, जिसमें आप रीडिंग पढ़ते हैं। देखिए ऐसा होता है कुछ, ये देखिए, ये आपका ट्राइपॉड होता है, इसके ऊपर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, इसको हम बोलते हैं डंपी लेवल। इसकी हेल्प से आप रीडिंग को पढ़ते हैं, डंपी लेवल की हेल्प से। क्लियर है? ये इंस्ट्रूमेंट है डंपी लेवल, ऐसा कुछ होता है। ये देखिए ऐसा, जनरली अगर आपके कॉलेज वगैरह में होगा तो हल्का सा ब्लू का भी थोड़ा दूसरा कलर होता है ना, एक लाइट ब्लू टाइप का कलर का आपको इंस्ट्रूमेंट दिखा होगा, इसी टाइप का इंस्ट्रूमेंट दिखा होगा आपको आपके कॉलेज वगैरह में, ठीक है। तो डंपी लेवल इंस्ट्रूमेंट जिसकी हेल्प से आप लेवलिंग का पूरा काम करेंगे। क्लियर है? बहुत जगह डंपी लेवल छोटा है, कॉम्पैक्ट में ऑटो लेवल भी आता है, ऑटो लेवल। तो बहुत जगह सर्वे में हम लोग ऑटो लेवल ही यूज करते हैं, आपके माइंस में भी आपको ऑटो लेवल मिलेगा, और हम लोग सिविल में भी बहुत जगह सर्वे करने के लिए ऑटो लेवल का यूज करते हैं। थोड़ा कॉम्पैक्ट, जल्दी उसमें ना जो लेवलिंग का काम है डंपी लेवल कंपैरिजन में ऑटो लेवल में जल्दी हो जाता है। सेम ऐसे ही होता है, बस थोड़ा थोड़ा छोटा होता है ऑटो लेवल। क्लियर है अक्षय? डंपी लेवल क्या होता है, ऐसा होता है डंपी लेवल, ठीक है। अगर समझ में अभी भी नहीं आया तो एक आध अब वीडियो देख लेना डंपी लेवल का, कैसा कैसा होता है डंपी लेवल, कैसा काम करते हैं, ठीक है। बाकी ऐसा कुछ होता है, इससे आप मतलब लेवलिंग का जो भी काम होता है ना, एलिवेशन लेने का, इससे करता है, इससे हम देखते हैं। और एक आपका ऐसा स्टाफ होता है, 3 मीटर का 4 मीटर का स्टाफ होता है, तो पूरा स्केल बना होता है ऐसे ऐसे करके। तो ये यहाँ पे मान लो कोई ऑब्जर्वर है, वो यहाँ से रीडिंग को पढ़ेगा, और एक जन और होगा, वो यहाँ पे स्टाफ को पकड़ा होगा ऐसे करके, ठीक है। स्टाफ को पकड़ा होगा, तो यह स्टाफ पकड़ा होगा, मतलब इसमें दो जन चाहिए काम करने के लिए, एक जो यहाँ से रीडिंग को पढ़े और दूसरा जो यहाँ पे स्टाफ को पकड़े खड़ा हो, जहां जहां का आपको एलिवेशन चाहिए। क्लियर? चलिए, अब देखिए, मैं जैसे बोली कि आपको एक ही जगह, मान लो कोई ग्राउंड है, आपको सर्वे करना है, आपको सर्वे करना है, तो एक ही जगह पे जरूरी नहीं है कि आप अपना इंस्ट्रूमेंट को रखे और पूरा सर्वे कर लो, आपको बार बार इंस्ट्रूमेंट चेंज भी करना पड़ सकता है, ठीक है। तो जैसे ही आप अपने इंस्ट्रूमेंट को चेंज करते हैं, इसको हम बोलते हैं चेंज पॉइंट या फिर टर्निंग पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको हम? चेंज पॉइंट और टर्निंग पॉइंट। क्लियर? से आगे इस वाले डायग्राम में देखिए, यहाँ पे देखिए, एक बार हमने यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट को सेट किया, मान लीजिए एक कोई ए पॉइंट है, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट को रखा हमने, बेंच मार्क में पहली रीडिंग इसको हमने बोल दिया बैक साइड, बोल दिया, ठीक है। फिर आगे हमने एक रीडिंग इसको हम बोल दिया फोर साइड। अब इसके बाद मान लो कि आपका पॉइंट थोड़ा एलिवेशन में चला गया, आपको इंस्ट्रूमेंट चेंज करना पड़ गया, तो आपने देखो इंस्ट्रूमेंट को उठा के आप यहाँ से यहाँ ले आए, ठीक है। और जिस पॉइंट पे आपने फोर्स ले खत्म किया था, उसी पॉइंट पे वापस स्टाफ पे रख के आप वापस एक रीडिंग को बोलते हैं बैक साइड। तो जब भी चेंज पॉइंट या फिर टर्निंग पॉइंट आता है, जब भी चेंज पॉइंट या फिर टर्निंग पॉइंट आता है, आप वहां पर देखो आपको फोर साइड मिलेगा और बैक साइड ही मिलेगा। क्लियर है क्या? whenever टर्निंग पॉइंट केम, वहां पे आपको फोर साइड और बैक साइड दोनों लेना पड़ता है। दे विल टेक बोथ फोर साइड एंड बैक साइड। क्लियर है? यहाँ पे आपने इंस्ट्रूमेंट को चेंज किया, एक बार देखो आपने ए पे रखा, फिर आपने बी पे रखा,
हो सकता है एलिवेशन आ गया हो, आपको यहीं से दिख ना रहा हो ये पॉइंट, आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, बहुत डिस्टेंस हो गया है, ठीक है, तो आपको अपना इंस्ट्रूमेंट चेंज करना पड़ता है। हो सकता है इसके बीच में अगर आप कोई रीडिंग लो, यहाँ पे मान लो आपने मान लो यहाँ कहीं पे रीडिंग लिया एक और, तो इसको आप बोलते हैं इंटरमीडिएट साइट। अगर मान लो आप इस पॉइंट पे एक और रीडिंग को लेते हैं, इसको आप बोलते हैं इंटरमीडिएट साइट। ठीक है, क्लियर है। जब भी हम याद रखेंगे, जब भी हम चेंज अपना इंस्ट्रूमेंट को चेंज करने वाले कर रहे हैं, तो जैसे हम चेंज करते हैं, तो जो पुराना जहां पे अपने फोर्स खत्म किया है, वहां वहीं पर रख के अपने स्टाफ को आप बैक साइड का रीडिंग लेते हैं, उसके बाद फिर आप फोर साइड का मतलब आगे रीडिंग आप लेना चालू करते हैं। क्लियर है क्या? चलिए, तो याद रखेंगे जब भी आपका चेंज पॉइंट, इसलिए आप देखा जहां पे आपका इंस्ट्रूमेंट चेंज होता है ना, वहां पे आपको बैक साइड रीडिंग दिखेगा और आपको फोर साइड भी रीडिंग दिखेगा वहां पे, क्योंकि पहले वाले इस वाले रीडिंग के लिए वो आपका फोर्थ हो जाएगा और इस वाले के लिए आपके लिए बैक साइड हो जाएगा, इस वाले जब आपने बी पे सेट किया आपने। क्लियर? चलिए, अब बात करते हैं मेथड्स टू फाइंड आरएल। अब रिड्यूस्ड लेवल निकालने के आपके पास दो तरह के आपके पास मेथड्स होते हैं। जनरली एग्जाम में हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से ही क्वेश्चन आता है, लेकिन राइज एंड फॉल भी एक मेथड, तो उसको बता दूंगी मैं, ठीक है, इन केस मान लो एग्जाम, कोई भरोसा नहीं है एग्जाम का। चलिए, बात करते हैं मेथड्स टू फाइंड आरएल। मेथड्स टू फाइंड आरएल, पहले मेथड का बात कर लेते हैं। पहला मेथड ये आपका है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, इसको एच आई मेथड भी बोलते हैं। एच आई, एच स्टैंड्स फॉर हाइट एंड आई फॉर इंस्ट्रूमेंट, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, ठीक है, एच आई मेथड। अब देखो, थोड़ा डायग्राम बना लेती हूँ। मान लीजिए ये आपका कोई ग्राउंड है, आपने यहाँ रखा अपना इंस्ट्रूमेंट, ये हो गई आपकी इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, ये कोई यहाँ पे आपका बेंच मार्क है, आपको नोन है, यहाँ पे आपने स्टाफ को रखा, आपने जो पहली रीडिंग ली है, इसको आप बोलते हैं आपका बैक साइड। देखिए क्लियर हो जा रहा है, 2 मिनट। चलिए, इसको आप बोल दिए अपना बैक साइड, जो पहला रीडिंग आपने लिया वो आ गया आपका बैक साइड, ठीक है। अब रे तो आगे भी जा रही है ऐसे करके, ये आपका रे, ये इमेजनरी लाइन है जो आपसे निकल रही है, ठीक है। मान लीजिए कोई पॉइंट है यहाँ पे, फिर आपने कोई पॉइंट ऐसा लिया, तो इसको आप बोल रहे हैं, मान लीजिए ये आपका फोर, इसके बाद मान अपना अपना इंस्ट्रूमेंट आप चेंज करने वाले हो, तो ये आपके लिए हो गया, ये लास्ट रीडिंग है मान लीजिए, तो ये हो गया आपके लिए फोर साइड। अगर ये आपका लास्ट रीडिंग है तो ये हो जाएगा आपका फोर साइड, और ये बीच क्या हो जाएगा आपका इंटरमीडिएट साइड, जो भी यहाँ पे रीडिंग दिख रहा होगा आपको, जो भी यहाँ पे दिख रहा होगा और जो भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये आपने पढ़ लिया अपने इंस्ट्रूमेंट से, जो ऑब्जर्वर है उसने पढ़ लिया। क्लियर है? चलिए, अब यहाँ पे हमको मान लीजिए कि आपको इस पॉइंट का निकालना है। ये मान लो मैंने इसको नाम दे दिया ए, इसको मैंने नाम दे दिया बी, और ये मान लो ओ है जहां आपने इस काम किया है। चलो, ठीक है, चलो सबसे पहले हम निकालते हैं इसमें एच आई। एच आई मतलब हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, आपका इंस्ट्रूमेंट का हाइट कितना है, इस ग्राउंड से आपके इंस्ट्रूमेंट तक की हाइट कितनी है, ये होता है आपका एच आई। क्लियर है? अब आपको एच आई कैसे निकालेंगे आप, जो भी यहाँ का जो भी आपका बेंच मार्क का जो भी आरएल होगा, जो भी इस बेंच मार्क का आरएल होगा, उसमें अगर आप अपनी इस बैक साइड के रीडिंग को जोड़ दोगे, आपको यहाँ पहुंचना, आपका इंस्ट्रूमेंट का हाइट तो यहीं से ग्राउंड से यहाँ तक, ये आपका इंस्ट्रूमेंट का हाइट हो गया ना। अगर जो भी आपको यहाँ का आरएल पता है, इसमें अगर आपने बैक साइड को ऐड कर दोगे तो आपको एच आई मिल जाएगा ना। अच्छा, एच आई कैसे मिलेगा आपको, कैसे मिलेगा, आरएल, आरएल ऑफ बेंच मार्क, जो भी आपका बेंच मार्क, बीएम मतलब बेंच मार्क है, आरएल मतलब रिड्यूस्ड लेवल है, जो भी आपके इस बेंच मार्क का आरएल है, उसमें अगर आपने बैक साइड को ऐड कर देते हैं,
बैक साइड के रीडिंग को अगर आप ऐड कर देते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मिल जाएगा ना। आपके इंस्ट्रूमेंट की हाइट, इंस्ट्रूमेंट की हाइट क्या होगी, आरएल ऑफ बेंचमार्क प्लस द बैक साइड। इस बैक साइड को आपने ऐड कर दिया, जो भी रीडिंग आई है, मान लो 1 मीटर है तो आपने 1 मीटर ऐड कर दिया उसमें, ठीक है। चलो आप यहां पहुंच गए, मतलब आप यहां तक आप आ गए, इस वाले लाइन तक आप पहुंच गए। ये जो आपको ब्लैक ब्लैक डैश डैश लाइन दिख रही है, यहां तक आप पहुंच गए हो। अब मान लीजिए अगर आपको इस ए पॉइंट का आरएल चाहिए, आपको ए का चाहिए रिड्यूस लेवल, यहाँ का आरएल कितना होगा, कैसे निकालोगे आरएल, डायग्राम बस देखना और वहीं से आपको मिल जाएगा आरएल। मान लीजिए आपको निकालना है आरएल, आरएल मान लो आपको निकालना है इस ए पॉइंट का, कैसे निकालोगे आरएल, ए का आरएल में क्या कैसे निकालेंगे, आरएल ऑफ ए मेरे को यहाँ चाहिए, यहाँ का मेरे को आरएल चाहिए। आरएल क्या होता है पता है ना, मीन सी लेवल से, अगर ये आपकी ग्राउंड है, ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं हमारा मीन सी लेवल का, मीन सी लेवल है आपका ये, और ये आपका ग्राउंड है। मीन सी लेवल से यहां तक, इसको आप बोलते हो अपना आरएल। ये आपको यहाँ का आरएल चाहिए, एक आरएल। खुद देखो यहां तक आपका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है एच आई। अगर मैं इस एच आई में से अगर अपने इस आई एस को, जो भी यहाँ का रीडिंग होगा, उसको अगर माइनस कर दूंगी तो मैं ए का मेरे को आरएल नहीं मिल जाएगा। वेरी गुड, वैभव का आंसर आया है एच आई माइनस आई एस। चलिए वेरी गुड। आपका जो भी एच आई है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का जो भी वैल्यू है, उसमें अगर आप अपने आई एस को माइनस कर देते हैं, इंटरमीडिएट साइड की वैल्यू को, अंकित का भी आ गया, वेरी गुड। चलिए जो भी आपका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का वैल्यू है, उसमें अगर आपने आई एस यानी कि इंटरमीडिएट साइड की रीडिंग को माइनस कर दोगे आप, तो आप यहां पहुंच जाओगे ना, आर एल एट ए वही निकालना है। वही मान लो अगर आपको आर एल एट बी निकालना होता, मान लीजिए आपको आर एल एट बी निकालना, तो आप क्या करते बताओ, आर एल ऑफ बी निकालना तो क्या करते आप, बी का आर एल, बी का आर एल कैसे मिलेगा, एच आई माइनस, अंकित का आंसर सबसे पहला आया है एच आई माइनस एफ एस, वेरी गुड, एच आई माइनस एफ एस। यहां तक भी तो आपका एच आई ही है। जो भी आपकी ब्लैक ब्लैक लाइन है पूरी आपकी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट की हाइट पर है आपकी, तो जो भी आपका ये एच आई है, इसमें अगर आप अपने फोर साइड को माइनस करते हैं तो आप बी के आर एल पे पहुंच जाएंगे। शिव का भी आ गया, निश्चित का आ गया, वैभव का आ गया, वेरी गुड प्रभांशु। चलिए वेरी गुड, एच आई माइनस एफ एस ये मिल गया आपको आर एल एट बी। तो यहाँ पे देखो, ये बस गौर करने की बात है, जब भी आपको आरएल निकालना होता है, किसी भी पॉइंट का अगर आपको आरएल निकालना होता है, आप हमेशा, चाहे वो इंटरमीडिएट साइड हो चाहे वो फोर साइड हो, आपको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से आप उसको माइनस ही करते हो। ये नहीं कि बी का निकाल तो आरएल, ए के आरएल में से आप माइनस कर दोगे, ऐसा नहीं करना है। हमेशा इंटरमीडिएट साइड और फोर साइड को आप माइनस करते हो, किससे, आप अपने एच आई से, एच आई से माइनस करके ही आपको आरएल मिलेगा, या तो वो आई एस हो चाहे एफ एस हो। एच आई को रिपीट करके देखो, एच आई का मतलब होता है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। आपके ग्राउंड से आपके इंस्ट्रूमेंट तक की जो हाइट होती है, जो ये इमेजिनरी लाइन बन रही है यहाँ तक की हाइट आपके ग्राउंड से, इसको आप बोलते हैं एच आई। अंकित बी एस, हाँ कभी कभार देखो आप एच आई माइनस बी एस करके भी निकालते हैं, वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। लेकिन जब हम इन जनरल बात करते हैं ना, जब हम इन जनरल बात करते हैं, ठीक है, तो एच आई निकालने के लिए आप आर एल, जो भी बेंच मार्क का आर एल होता है, उसमें आप बैक साइड को ऐड करते हैं, तो आपको एच आई मिल जाता है, यानी कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इसका क्या मतलब होता है, ग्राउंड से आपका जो भी इंस्ट्रूमेंट है, इसकी जो भी इमेज, जो भी एक्सिस है, यहां तक इसके बीचों बीच की हाइट को आप बोलते हैं एच आई, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। जो भी आपके बेंच मार्क का आर एल, अभी क्वेश्चन करें तो और ज्यादा आपको क्लियर होगा, जो भी यहाँ का आर एल होगा, उसमें आप अपने बैक साइड को ऐड कर दीजिए, ठीक है, आपको मिल गया एच आई। To watch the complete video, download the Mining Gyan app from the Play Store. Enjoy a seamless learning experience without interruptions and subscribe to our YouTube channel.